सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए ये लाइव प्रोसेसेस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है आपके बायो पोर्शन में। और इस चैप्टर में 4 चैप्टर मिक्स है। जी हाँ, और बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस चैप्टर को सोचते हैं एक बार में पूरा पढ़ें और फिर याद नहीं होता और बच्चों को फिर डिफिकल्टी आती है। लेकिन आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि इस चैप्टर को तोड़ के पढ़ना है। इस चैप्टर में न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। तो इन 4 पार्ट को अलग अलग पढ़ो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिस्पिरेशन पार्ट का रिवीजन कराऊंगा और सारा कुछ एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, कुछ भी मैंने खुद का नहीं लिखा है। एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट लगा लगा कर मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो रिस्पिरेशन को अलग पढ़ो, एक्सक्रीशन को अलग पढ़ो, ट्रांसपोर्टेशन को अलग पढ़ो, न्यूट्रिशन को अलग पढ़ो। तो जब आप अलग अलग करके इस चैप्टर को पढ़ोगे तब इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको रिस्पिरेशन प्रोसेस समझा सकूं। स्टार्ट करें। सबसे पहले रिस्पिरेशन में ये डायग्राम जरूर देख कर जाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है और ये डायग्राम अभी आगे भी आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि रिस्पिरेशन का मतलब क्या है, पहले इसको समझो। व्हाट इज रिस्पिरेशन? भाई खाना चाहिए एनर्जी के लिए, तो खाना खाया, डाइजेशन हुआ। लेकिन उस खाने से, उस फूड से एनर्जी बनेगी तो कोई प्रोसेस होगा जो फूड को किस में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी में, और उसी प्रोसेस का नाम है रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन मेथड से क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है और फिर उसी एनर्जी का हम यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो रिस्पिरेशन में बहुत बड़ा रोल है। आपको यह समझना है कि फूड का कन्वर्जन होता है यानी फूड का ब्रेकडाउन होता है और तब जाकर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। ऑक्सीजन की जरूरत हुई तो वो रिस्पिरेशन एरोबिक और नहीं हुई तो एनारोबिक, ठीक है। क्लियर? तो अब कई बार बच्चे ना ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन को एक ही समझ लेते हैं। नहीं, सांस अंदर बाहर करना ये ब्रीदिंग है, ये रिस्पिरेशन नहीं है। बच्चे इसी को रिस्पिरेशन समझ लेते हैं। रिस्पिरेशन क्या है? सांस अंदर लिया, क्या गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड टूटा और क्या बना? एनर्जी। ये रिस्पिरेशन है। तो ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है लाइव प्रोसेसेस, इसमें जब रिस्पिरेशन टॉपिक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी दी गई है और इस एक्टिविटी से मेरा दिल कहता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस एक्टिविटी में किया क्या गया है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। ध्यान से देखिए, 2 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है? लाइम वाटर। इसमें भी है, इसमें भी है। लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गया? अब आपको बोला गया है कि टेस्ट ट्यूब ए में आप पिचकारी के मदद से हवा को क्या कीजिए? ब्लो कीजिए। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बोला गया है कि आप एक पाइप ले लीजिए और पाइप की मदद से सांस बाहर छोड़िए ताकि जो आपकी एयर है वो इस टेस्ट ट्यूब में जाकर लाइम वाटर के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। अब आप ही बताइए कि जब आप पिचकारी की मदद से हवा को ब्लो करोगे, किसमें? इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर है, तो पिचकारी कौन सी हवा को अंदर फेंकेगा? जो एटमॉस्फेयर में है। और उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कितना है? 0.04%, है ना। तो जब आप पिचकारी को दबाओगे तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? इसमें, और लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लेकिन कुछ समय लगेगा मिल्की होने में। अब वो समय ज्यादा होगा या कम, अभी बात कर लेते हैं। फिर उसी दूसरी तरफ जब आप सांस छोड़ोगे, जैसे सांस छोड़ के दिखाओ, तो सांस में छोड़ रहा हूं, इसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो हम सांस छोड़ रहे हैं बाहर, यानी हमारी जो एक्सेल्ड एयर है, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, तो हमारी एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 4% होता है।
तो यानी कि हवा में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम, लेकिन जो हम सांस छोड़ रहे हैं बाहर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। देखो 0.04 और ये 4%, बहुत ज्यादा है। तो अब बताइए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इस लाइम वाटर के साथ मिक्स होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। तो मिल्की तो यहां भी हुआ था, मिल्की यहां भी हो रहा है, लेकिन जल्दी कहां होगा? वहां होगा जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और वो ज्यादा था यहां। तो बी केस में लाइम वाटर को मिल्की होने में कम समय लगेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और लाइम वाटर तुरंत मिल्की हो जाएगा। तुरंत यानी कि टाइम कम लेगा। लेकिन पहले केस में जब पिचकारी की मदद से आपने एयर को ब्लो किया था, तो लाइम वाटर को मिल्की होने में ज्यादा समय लगेगा। अब समझ में आ गया? अब इस पे जो भी क्वेश्चन पूछ लेगा आप आंसर दे सकते हो। अगर ये पूछ लेगा कि बी केस में लाइम वाटर को मिल्की होने में कम समय क्यों लगा, इसलिए कम समय लगा क्योंकि एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पिचकारी के एयर के कंपैरिजन में ज्यादा था। बात समझ में आ गई? तो कितना बढ़िया एनसीईआरटी एक्टिविटी है, और इस पर क्वेश्चन आ सकता है, मेरा दिल कह रहा है। अब मैंने समझा दिया है, अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज मैंने समझाई है, जो वही चीज यहां लिखी है कि लाइम वाटर मतलब कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और इसी के कारण लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की, है ना। तो पहले केस में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और सेकंड केस में टाइम कम लगेगा क्योंकि एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। वही चीज यहां लिखा हुआ है कि एक्सेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर, एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर। देख लो, कंपैरिजन देख लो, है ना। बात समझ में आ गई? चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहां क्या लिखा है। यहां आगे एनसीईआरटी एक्टिविटी के बाद अब आगे क्या लिखा है कि वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। द फूड मटेरियल टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी। वही बात जो मैंने कही थी कि खाना तो खा लिया, यानी न्यूट्रिशन का काम तो पूरा, लेकिन उस न्यूट्रिशन से यानी फूड से आपको क्या बनाना है? एनर्जी बनाना है ना। फूड से एनर्जी बनाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिस्पिरेशन। अब क्या लिखा है? डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी को बनाने का तरीका अलग अलग अडॉप्ट करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं। कुछ सम ऑक्सीजन का यूज करते हैं ताकि फूड में जो ग्लूकोज है उसे तोड़ा जा सके, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और फिर कुछ एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन सम, कुछ में तो ऑक्सीजन यूज हो रहा है, लेकिन सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। तो यानी कि फूड से एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है वो दो ही प्रोसेस है। प्रोसेस तो वैसे एक है रिस्पिरेशन, लेकिन रिस्पिरेशन भी तरीके दो हैं, एक जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और एक जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस का मतलब चाहे ऑक्सीजन का यूज हो फूड को तोड़ने में या ऑक्सीजन का यूज ना हो, एक स्टेप कॉमन है। क्या? इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। चाहे ऑक्सीजन का यूज हो या ना हो, फूड को तोड़ने के लिए हम, यानी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन एक तो कंफर्म है कि पहला स्टेप में फूड में जो ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसे तोड़ा जाता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जिसे हम क्या कहते हैं? पायरुवेट। बात समझ में आई? इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फूड मतलब ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या चाहिए? ग्लूकोज से चाहिए एनर्जी। ग्लूकोज से क्या चाहिए? एनर्जी। अब इसके लिए ऑक्सीजन यूज करना पड़ सकता है या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। चाहे ऑक्सीजन यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन दोनों तरीके से ग्लूकोज से एनर्जी मिल सकता है। अब ये वाला कहलाएगा एरोबिक, और जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं पड़ेगा वो कहलाएगा एनारोबिक। लेकिन इन दोनों रास्ते में, इन दोनों पाथवे में एक चीज कॉमन है
कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है उससे तोड़ा जाता है 3 कार्बन के पायरवेट में। ये चीज यहां भी होती है एरोबिक में भी, और ये चीज आपकी एनारोबिक में भी होती है कि ग्लूकोज को तोड़कर पायरवेट बनाना। ये आपका एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा, वही चीज यहां लिखी भी हुई है। ठीक है, और ये प्रोसेस कहां होता है? ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये चीज यहां लिखी हुई है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। फर्दर द पायरवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यानी कि अब पायरवेट बन गया। अब पायरवेट चाहे तो टूट जाए किसमें? अगर ईस्ट की बात करोगे, ईस्ट भी हमारे जैसा एक ऑर्गेनिज्म है, तो ग्लूकोज से तो पायरवेट बना, लेकिन वही पायरवेट अगर ईस्ट की बात करें तो किसमें आगे टूट जाता है? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। और यही तब कहलाता है, ईस्ट में क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। तो ईस्ट में जो एनारोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज से क्या बन रहा है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ एनर्जी बन रही है। उसी एनारोबिक रिस्पिरेशन को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, फर्मेंटेशन। और ये इथेनॉल शराब है, तो इसी तरह शराब बनती है फर्मेंटेशन से। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब क्योंकि फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो इसे हम एनारोबिक रिस्पिरेशन कह सकते हैं। यानी फर्मेंटेशन इज ए टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन, कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ पायरवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर पायरवेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ग्लूकोज से पायरवेट साइटोप्लाज्म में, लेकिन पायरवेट आगे चल के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो ये वाला रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये एरोबिक रिस्पिरेशन के केस में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये पाथवे देख लो जो मैं कहना चाह रहा था, यही पाथवे। क्या वो कहना चाह रहा था मैं? कि ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। हाँ सर, होता है। साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज 3 कार्बन के 2 पायरवेट में टूट जाएगा और थोड़ी बहुत एनर्जी भी रिलीज होगी। ये तो कॉमन है। अब अगर एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो ये पायरवेट चला जाएगा कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरवेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और एनर्जी में। तो इसीलिए रिस्पिरेशन की वजह से कौन सी गैस पैदा हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप सांस छोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलेगा, इसीलिए। बात समझ में आई? वो इसी प्रोसेस से निकल रहा है। और ये आपका पूरा प्रोसेस, यानी ये जो प्रोसेस है, ये हो गया आपका एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में पहला स्टेप तो सेम रहेगा, ग्लूकोज टूटा किसमें? पायरवेट में। लेकिन फिर पायरवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूट जाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इतना तक तो सेम था, लेकिन यहां से ग्लूकोज से पायरवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में कन्वर्ट हो गया ईस्ट में, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। अब यही इथेनॉल शराब हो गई। तो आप लोग ने देखा होगा बियर में बहुत झाग बनता है, तो वो झाग गैस की वजह से होता है। वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फर्मेंटेशन है, एनारोबिक रिस्पिरेशन है, लेकिन इस एनारोबिक रिस्पिरेशन को हमने फर्मेंटेशन नाम दिया है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में जब एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है और वो डिमांड इस वाले प्रोसेस से पूरी नहीं हो पा रही, एरोबिक रिस्पिरेशन से एनर्जी पैदा हो रही है, लेकिन एनर्जी पैदा हो रही है 100, हमको चाहिए 200, तो बाकी एनर्जी कहाँ से आएगी? तब हमारे मसल्स में, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ से एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। आपको खाना है 10 रोटी, बनाने वाला एक आदमी है, तो आपको लगातार 10 रोटी नहीं दे पा रहा है, तो आप कहीं और से रोटी लोगे, वही चीज़ है। तो यहाँ से एनर्जी पूरी नहीं हो पा रही है तो कहीं और से, तो और तरीका क्या है कि ग्लूकोज से पायरवेट बना, और पायरवेट आपके मसल्स की सेल्स में बिना ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में
ये किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड जो बना ये आपके थकान का कारण है। तो ये भी तो एनारोबिक रिस्पिरेशन है, इसको मैं मार्क कर देता हूं। ये वाला प्रोसेस भी तो एनारोबिक रिस्पिरेशन है। ये एनारोबिक रिस्पिरेशन कहां हो रहा है, आपकी मसल्स में। तो ये ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एनारोबिक रिस्पिरेशन है। फिर ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ये भी एनारोबिक रिस्पिरेशन है जो मसल्स में हो रहा है। और फिर ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये आपका एरोबिक है। तो यहां से भी एनर्जी मिली, यहां से भी एनर्जी मिली, तो दो जगह से एनर्जी मिलेगी, तो आपकी एनर्जी की डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन अब ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा, तो थकान होगा और आपके मसल्स में क्या आने लगेगा, क्रैम्प। तो क्रैम्प आने का कारण, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, क्या होता है, लैक्टिक एसिड। आपके थकान का कारण लैक्टिक एसिड, मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। आराम करते हैं, लैक्टिक एसिड वापस गायब और आप वापस से फ्रेश फील करते हो। ठीक है, तो ग्लूकोज से एनर्जी पैदा करना है, डिपेंड करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां क्या लिखा है, the process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide, the other product is water। ये तो वही aerobic respiration की बात हो रही है। Since the process takes place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration। ठीक है, the release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process। यानी कि इन दोनों प्रोसेस जो कि एनारोबिक है, यहां जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो बहुत कम होती है, लेकिन एरोबिक प्रोसेस से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई ये ज्यादा क्वांटिटी में होती है। ये समझ में आ गया, ठीक है, वही लिखा है। समटाइम्स जब हमारे when there is a lack of oxygen in our muscle cells, जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, वही लैक्टिक एसिड वाला पाथवे स्टार्ट हो जाता है और हमारे मसल्स के सेल्स में ग्लूकोज पायरुवेट में, पायरुवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, एंड पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज आल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प। लाइन समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, अब लिख लेंगे, चलो आगे। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अभी सेलुलर रिस्पिरेशन कहां से वर्ड आ गया? अरे अभी आपने जो एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ा तो इसमें पहला स्टेप कहां हुआ, सेल के साइटोप्लाज्म में, और जो दूसरा स्टेप है वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रिस्पिरेशन तो सेल ही में हो रहा है ना, तो एरोबिक रिस्पिरेशन को एक दूसरा नाम दे दिया गया सेलुलर रिस्पिरेशन, क्योंकि वो सेल्स में ही हो रहा है, हर सेल में हो रहा है रिस्पिरेशन। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ ये जो लाइन है ना बहुत अच्छी लाइन है और कंफ्यूजिंग लाइन है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे। सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन। तो जो एनर्जी एरोबिक रिस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन में रिलीज हुई है वो तुरंत यूज कर लिया जाता है एक मॉलिक्यूल बनाने में, जिसे क्या कहते हैं, एटीपी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेलुलर रिस्पिरेशन या एरोबिक रिस्पिरेशन की एनर्जी का यूज करके हम क्या बनाते हैं, एडीपी, एटीपी, एएमपी। तो ऑप्शन सही क्या जाएगा, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। अब एटीपी का यूज कर लेते हैं, एटीपी बना लिया। अब जहां जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां एटीपी भेज देते हैं, लो एटीपी। ठीक है, जैसे जहां जहां जैसे घी की जरूरत है, भंडारा हो रहा है, घी बनाना है हलवा के लिए, घी भेज दिया और घी का वो यूज कर लेंगे। उसी तरह हमारे कहीं बॉडी के दूसरे पार्ट में एनर्जी की जरूरत है, वहां हमने एटीपी भेजा, एटीपी से क्या मिलेगी, एनर्जी, यूज कर लेंगे। तो एटीपी को ब्रोकन डाउन यानी तोड़ा जाता है और एटीपी के टूटने से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी यूज हो जाती है उन सारे रिएक्शन को आगे बढ़ाने में जो एंडोथर्मिक है, जिनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे सेलुलर रिस्पिरेशन से क्या बना, एटीपी। अब ये एटीपी कहीं दूर चला गया। ठीक है, अब यहां एक रिएक्शन होना था, लेकिन ये रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का था, इसे एनर्जी चाहिए थी। तो एटीपी आया, एटीपी को तोड़ा हमने, एनर्जी रिलीज किया, एनर्जी को दे दिया और ये रिएक्शन से एक्स से वाई बन गया।
तो एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो एटीपी के पास एनर्जी होता है, एटीपी को तोड़ते हैं तो एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी का यूज करके जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसको चलाया जाता है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी चाहिए तब जाकर वो आगे बढ़ते हैं, एनर्जी देना पड़ता है। तो एनर्जी कहां से देंगे? एटीपी का तोड़कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिंस द एरोबिक रिस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनमें एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है, जैसे हम लोग, तो हमारे लिए अगर एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए तो लगातार ऑक्सीजन की जरूरत भी तो पड़ेगी। तो हमारे ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? सफिशिएंट इनटेक भी तो होता रहना चाहिए लगातार, और इसीलिए हम लगातार सांस लेते रहते हैं ताकि लगातार बॉडी को क्या मिले? ऑक्सीजन, ताकि बॉडी लगातार क्या करे? एरोबिक रिस्पिरेशन क्या पैदा करे? लगातार एनर्जी, है ना। एनर्जी से क्या यूज कर ले? बना ले एटीपी, फिर उस एटीपी को तोड़कर फिर एनर्जी यूज कर ले। ठीक है, we have seen that the plant exchange gases through stomata and the large intercellular space ensure that all cells are in contact with the air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. अब देखो बात की गई है किसकी? ऐसे ऑर्गेनिज्म की जहां एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है, तो प्लांट्स में भी गैसेस का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना चाहिए। तो प्लांट्स में बेसिकली दो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या लिखा है। प्लांट्स में इन दो गैसेस का जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस का नाम है। दे कैन गो इनटू एंड आउट इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम and out into the air. The direction of diffusion depends on the environmental condition and requirement of plant. अब diffusion की मदद से गैसेस सेल्स के अंदर भी जा सकते हैं और सेल्स के बाहर एयर में भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है डिफ्यूजन का कंडीशन कि इन्वायरमेंट का कंडीशन क्या है और प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखो रात के समय में सनलाइट है नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं होगा, तो ऑक्सीजन पैदा होगा नहीं होगा। लेकिन रिस्पिरेशन का दिन और रात से क्या लेना देना? रिस्पिरेशन तो दिन भर चलता रहता है और रिस्पिरेशन से कौन सी गैस पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन तो पैदा नहीं करेगा, लेकिन रात में रिस्पिरेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पैदा होगी ना। तो एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो रात के समय में प्लांट्स रिस्पिरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है उसे बाहर निकालता है। लेकिन दिन के समय में जब लाइट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, जिसके लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है वो भी प्लांट यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन पैदा करता है। तो दिन के समय में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करता है ना। तो वही लिखा है कि ड्यूरिंग द डे CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event at this time. तो रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा कर रहा है प्लांट, लेकिन दिन के समय में ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा कर रहा है प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा है दिन में और दिन में ऑक्सीजन को पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फिर एनिमल्स, ये तो प्लांट की बात हो गई। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल रिस्पिरेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, तो उसे बाहर निकालना है, और फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसे अंदर करना है। तो ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, इसके लिए एनिमल्स ने एक अलग तरीका अपना रखा है ना। Terrestrial animal can breathe the oxygen in the atmospheric, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. तो एनिमल्स के केस में जो जमीन पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल, उन्होंने एक ऑर्गन बना रखा है, मैकेनिज्म बना रखा है जिसके थ्रू वो सांस अंदर बाहर करते हैं और हवा में जो ऑक्सीजन उसे ले लेकर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। लेकिन जो एनिमल्स पानी में रहते हैं
वो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो चलते हैं आगे। अब क्या लिखा है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन का मतलब समझ में आया। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे मछलियां, और हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो मछली और इंसान में कंपेयर करोगे तो ब्रीदिंग रेट किसका ज्यादा है, कौन जल्दी जल्दी सांस लेता है, मछली। क्यों? क्योंकि मछली को पानी से ऑक्सीजन लेना है और हमें हवा से लेना है। अब पानी में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू हवा में ऑक्सीजन। अब समझ में आई लाइन। सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, यानी एयर में जो ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो बहुत लो है। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी मछली ने सांस लिया, उसे ऑक्सीजन कम मिला, हमने सांस लिया, हमको ऑक्सीजन ज्यादा मिला। तो फिर मछली को क्या करना होगा, ज्यादा बार सांस लेना पड़ेगा, तब जाकर वो उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाएगा। इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आ गया तो रीजन ये है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कम होता है, हवा में एयर का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है। ठीक है। फिशेज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू पास थ्रू द गिल्स वेयर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। मछली ने मुंह खोला, पानी अंदर घुसा गिल्स में, और क्या होगा, पानी में जो ऑक्सीजन है वो जब गिल से पास करेगा तो पानी का ऑक्सीजन गिल्स में चला जाएगा और गिल से फिर ब्लड में। इस तरीके से होता है। ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रिस्पिरेशन। जाहिर सी बात है कि जो जमीन पर रहने वाले जानवर हैं वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका यूज करेंगे रिस्पिरेशन के लिए, ताकि एरोबिक रिस्पिरेशन हो। अब दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन द डिफरेंट एनिमल्स। ऑल दीज ऑर्गन हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is very thin and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passages that will have take air to this area. यानी अभी तक बात क्या हो रही है, मछलियों में तो समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। जो जमीन पे जानवर रहते हैं उनको ऑक्सीजन लेते समय एयर को अंदर लेना पड़ता है, और जहां ये एक्सचेंज होगा उस स्ट्रक्चर को पतला होना चाहिए, है ना, और उसके प्रोटेक्शन के लिए वो स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर होना चाहिए, है ना, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा। तो जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही फाइन यानी थिन होना चाहिए, है ना, और फिर सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा थिन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और मेंबर मतलब क्या कहते हैं उसे, बॉडी के अंदर होना चाहिए। जैसे हमारा एल्वुलाई, तो जमीन पे जो जानवर रहते हैं उनके लंग्स में एल्वुलाई होता है, तो एल्वुलाई वही स्ट्रक्चर है जो पतला है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ताकि ज्यादा अच्छे से हवा में जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर चला जाए। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, तो उसी की बात हो रही है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहां सरफेस एरिया ज्यादा हो, जो पतला हो, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके, और वही है आपका एल्वुलाई। ठीक है। अब आ जाते हैं एनिमल्स के उस एल्वुलाई को पढ़ लेते हैं। तो फिर एनिमल्स मतलब ह्यूमंस के, तो ह्यूमन का ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, हमको रिस्पिरेशन होगा, हमारे बॉडी में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो सांस कहाँ से लेंगे, पानी से कि हवा से, हवा से। तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन नेजल पैसेज के थ्रू कहाँ जाती है, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में जाकर एल्वुलाई, जो देखने में ऐसा होता है। एल्वुलाई की खास बात, बहुत पतली थिन वॉल्ड होती है कैप, और इसके दीवालों पर दीवाले पर ब्लड वेसल्स होता है, और ताकि एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। ठीक है। अब देखो,
Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tube which finally terminate into balloon-like structure जिसे हम alveoli कह रहे हैं. Alveoli provides a surface where the exchange of gases takes place. अब जैसे ये alveoli है, alveoli में आपने सांस लिया, कौन सी गैस आके भर गई? आपने सांस लिया, ये ऑक्सीजन, ठीक है. और alveoli की दीवारों पर अगर आप देखोगे तो ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना. क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स. मान लेते हैं ये एल्वुलाई की दीवारों पर ये ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड बह रहा है. क्या बह रहा है? ब्लड. अब इस ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में चला जाएगा और एल्वुलाई का ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड में. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ. हाँ हुआ. किसके बीच? एल्वुलाई और आपकी ब्लड के बीच. तो ये तब होगा जब आपकी एल्वुलाई की दीवार क्या हो जाए? पतली हो, है ना. तो वही चीज लिखी हुई है कि एल्वुलाई प्रोवाइड्स ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कौन सी गैसेस? ये दोनों गैसेस टेक्स प्लेस. द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. एल्वुलाई की दीवारों पर ये ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, जाल होता है. वो जाल इसीलिए होता है ताकि एक्सचेंज हो सके. एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी ब्रीथ इन, जब सांस अंदर लेते हैं, वी लिफ्ट अवर रिब्स. ये जो पसलियां हैं ये ऊपर उठती हैं, लिफ्ट, है ना. पसलियां ऊपर उठाते हैं और हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है. ये रहा डायफ्राम. तो डायफ्राम आमतौर पे ऐसा होता है, डोम शेप का. लेकिन जब हम सांस अंदर लेंगे तो ये डायफ्राम नीचे आता है जिसके वजह से ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है. बात समझ में आई? ये तब है जब हम सांस अंदर लेंगे. सांस छोड़ेंगे तब इसका उल्टा कर दो कि जो रिब्स आपने लिफ्ट किया था, उठाया था, वो नीचे जाएंगी और जो आपका डायफ्राम फ्लैट हुआ था वो वापस से फ्लैट क्यों हुआ था? क्योंकि डायफ्राम नीचे आ गया था. ये डायफ्राम खिसक के नीचे आ गया था. ये डायफ्राम थोड़ा ऐसा हो गया था क्योंकि नीचे आ गया था. और जब सांस छोड़ोगे तो ये डायफ्राम वापस ऊपर जाएगा और डोम शेप का हो जाएगा. समझ में आ गया? सांस अंदर, रिब्स को लिफ्ट करोगे, डायफ्राम नीचे आएगा, फ्लैट हो जाएगा. सांस छोड़ोगे तो रिब्स वापस से अंदर जाएंगी, है ना, और डायफ्राम आपका ऊपर जाएगा और डोम शेप का हो जाएगा जिससे वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम, एयर बाहर. ठीक है. तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन, वी लिफ्ट अवर रिब्स को उठाते हैं और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है जिसके वजह से हमारा चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाता है. एज ए रिजल्ट, बिकॉज ऑफ दिस, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स. तो थोड़ा चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम. कहाँ? अंदर प्रेशर कम, बाहर हवा में प्रेशर ज़्यादा. तो बाहर से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर अंदर की तरफ आ जाती है. तो एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वुलाई. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जैसा कि मैंने बोला था, फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई. तो जो ब्लड है वो क्या करता है? ब्लड बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है ताकि वो एल्वुलाई में रिलीज कर सके. और जो हमने सांस अंदर लिया है उसमें हवा में ऑक्सीजन था, वो ब्लड में चला जाता है. एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed for the carbon dioxide to be released. मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट की. भैया इसके लिए समय दोगे कि नहीं दोगे कि बस 1 सेकंड चुटकी मारे और सारा कार्बन डाइऑक्साइड इधर, ऑक्सीजन इधर? नहीं. इसीलिए जब हम सांस छोड़ भी देते हैं तब भी हमारे लंग्स में, एल्वुलाई में हवा रहती है ताकि एक्सचेंज होता रहे. ये नहीं कि सांस लेकर सांस छोड़ दी और सारी की सारी अगर हवा बाहर आ जाए तो फिर एक्सचेंज कैसे होगा? नहीं होगा ना. अगर आपने सांस छोड़ दिया और सारी की सारी हवा बाहर निकल जाए तो फिर एक्सचेंज कैसे होगा? ऑक्सीजन ब्लड में कैसे आएगा? इसीलिए चाहे हमारी ब्रीदिंग साइकिल में हम पूरा हवा बाहर भी निकाल दें, हमने ये सोच लिया कि हम सांस छोड़ रहे हैं पूरी हवा बाहर निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता है. सांस छोड़ दे पर भी थोड़ी बहुत हवा
एल्वुलाई में रहती है ताकि उस हवा में जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होता रहे। वही लिखा है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी हमेशा फेफड़ों में थोड़ी बहुत हवा रहती है जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ताकि टाइम सफिशिएंट टाइम मिल जाए किसके लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वुलाई में चला जाए और फिर सांस छोड़ोगे तो बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई? हाँ समझ में आ गई। चलो अब क्या लिखा है कि व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, जब ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत बड़ा होगा तो क्या डिफ्यूजन प्रेशर से, है ना, जैसे मान लो कि हमने सांस लिया तो बाहर से हवा अंदर चली गई फेफड़े में, लेकिन फेफड़े से ब्लड में जाएगी तो ब्लड से बॉडी पार्ट्स तक, अब देखो हवा से जो एयर है, एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो फेफड़े में गई, इसमें किसका रोल था, डिफ्यूजन का। बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर, हवा अंदर चली गई, डिफ्यूजन। लेकिन एक बार अंदर गई फिर कहाँ, एल्वुलाई से ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ब्लड में। लेकिन अब ब्लड से बॉडी के हर पार्ट तक वो डिफ्यूजन से नहीं जाएगा, हवा ऑक्सीजन हर पार्ट में डिफ्यूजन से नहीं जा सकता। तो उसके लिए हमारे बॉडी ने क्या कर रखा है, एक स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ब्लड में जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन उससे जाकर जुड़ जाता है ब्लड में और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बहा बहा कर बॉडी के हर पार्ट तक ले जाता है और बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचा देता है। इसीलिए लिखा है कि डिफ्यूजन प्रेशर एलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफ्यूजन तभी तक है जब हम सांस अंदर और बाहर ले रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने का काम रेस्पिरेटरी पिगमेंट का है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा, हीमोग्लोबिन, टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has very high affinity for oxygen. तो देखो अगर क्वेश्चन में दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा एफिनिटी होता है कि ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन का। This pigment is present in the RBC. ब्लड में 3 सेल होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट। तो ये हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व फॉर्म में हमारे ब्लड में बहाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ता। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप कि आपको ये रिस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब जो बचे हुए इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन, उसको आप अलग पढ़िए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सेशन से जुड़ने के लिए। बोर्ड एग्जाम आप फाड़ के रखोगे, बस राघवेंद्र सर के साथ पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।